और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ लगातार अपना रुख सख्त कर अपना रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए जिसमें लिखा हो कि वो स्वदेश के सामान बेचते हैं। उनका इशारा विशेष रूप से आगामी त्योहारों के कारण आने वाले खरीदारी के मौसम की ओर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में ये बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अब नवरात्रि, विजयदशमी, धनतेरस और दीपावली ये सभी त्योहार आ रहे हैं। उन्होंने सुझाव ये दिया है कि ये हमारी संस्कृति के उत्सव हैं, इसीलिए ये आत्मनिर्भरता के उत्सव भी होने चाहिए। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ और दोहराना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में एक मंत्र अपनाना चाहिए। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, यानी कि यह स्वदेशी होगा। देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो। रांची से बड़ी खबर है, जहां केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। बिरसा मुंडा जयंती के लिए समिति का गठन हुआ है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के लिए ये समिति बनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये समिति बनी है। सरदार पटेल की जयंती के लिए भी समिति बनाई गई है। सरदार पटेल की भी 150वीं जयंती मनाई जानी है। पीएम की अध्यक्षता में 2 समिति गठित की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के लिए भी समिति का गठन हुआ है। तो ये महान पुरुष है जिनकी जयंती मनाने को लेकर के इन समितियों का गठन और काफी खास अंदाज में ये जयंतियां मनाई जाएंगी। तो पीएम की अध्यक्षता में 2 समिति का गठन किया गया है। रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कई महापुरुषों की जयंतियों को लेकर के समिति गठित की गई है। बिरसा मुंडा जयंती मनेगी, 150वीं जयंती है और 150वीं जयंती के मौके पर इस समिति का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है और सरदार पटेल की भी जयंती है जिसके लिए समिति बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के लिए भी समिति बनाई गई है। खबर बांका से है। बांका के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गांधी परिवार और लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि दोनों परिवार को लुटेरा उन्होंने बताया है, जिसने देश और बिहार को दशकों तक लूटा है। सम्राट चौधरी ने यह कहा कि जिस तरह कांग्रेस की सरकार ने पीएम मोदी के ऊपर सुपर पीएम होता है, उसी तरह लालू प्रसाद बिहार में सुपर सीएम बनने की फिराक में है। जिसने 55 वर्षों तक भारत को लूटा, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद राबड़ी देवी ने बिहार को लूटने का काम किया और बेजुबानों के चारा को भी खाने का काम किया। और लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो सुपर पावर होंगे, कहते हैं किंग मेकर हम। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर को लेकर विरोध की उनकी हवा निकल गई है। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। एसआईआर का तो हवा निकल गया। एसआईआर में राहुल गांधी और जितने भी लोग ये जो यात्रा निकाले थे, तो ये यात्रा जो है इनका टायर पंचर हो गया, इनका यात्रा का हवा निकल गया और बिहार के मतदाता ने इनको नकार दिया।
देखिए, वोटर अधिकार यात्रा पर रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया है। रोहिणी ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस आदमी को कमल नहीं दिख रहा है उसे मृत मान लिया जा रहा है। वहीं तेजस्वी को सीएम फेस बनाने के सवाल पर राहुल की चुप्पी पर रोहिणी ने कहा कि बिहार की जनता ये चाहती है कि तेजस्वी सीएम बने। जहां कमल, जिस आदमी को कमल नहीं दिख रहा है वो मृत घोषित कर दिया जा रहा है। तो अब अधिकार के लिए तो हम लोग को लड़ना। बाबा साहब और लालू जी संविधान के लिए जो मुंह में आवाज़ दिए, बोली अपने हक के लिए लड़ने के लिए, तो उसके लिए सब कोई मिल करके साथ आवाज़ उठा रहा है। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव खुल के कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब राहुल गांधी से सवाल होता है कि क्या तेजस्वी को आप सीएम बनाएंगे तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में आप कैसे देख रही हैं? बिहार की जनता चाह रही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, है ना। अब बाकी राहुल, बाकी सब कोई का एक साथ होगा मीटिंग, उसमें लोग डिस्क्लोज करेंगे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बहाने महागठबंधन के नेता झूठ बोलकर मुस्लिम मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश सरकार में विकास के आगे महागठबंधन चित्त है। चुनावी वर्ष है, कोई बिहार में मुद्दा नहीं है, विकास के सामने सब चित्त है, तो जनता में क्या कह के वोट मांगेंगे? ने दिया है तो फिर भी एसआईआर का मुद्दा बनाकर क्यों राहुल गांधी घूम रहे हैं, अभी तेजस्वी यादव घूम रहे हैं? अब चूंकि इसका जमीन पे कोई विरोध है कि नहीं? भाई जमीन पर अगर विरोध होता तो एनडीए का विधानसभा 22 सम्मेलन हो रहा, बलियावी साहब खुद हर विधानसभा में जा रहे हैं, कहीं कोई विरोध तो नहीं है, कहीं कोई मुर्दाबाद वापस जाओ तो नहीं है। उनके पार्टी के वर्कर उनके साथ घूम रहे हैं, जनता उनके साथ नहीं घूम रही। पूर्णिया के बनमनखी में आयोजित एनडीए विधानसभा सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा समेत कई नेता शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान गिरिराज सिंह ने ये कहा कि 2025 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और इसी के साथ उन्होंने पूर्णिया की सभी 7 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा भी किया। फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अब पूर्णिया के 7 सीटों में से 7 सीट लेंगे और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सरकार बनेगी तो सबको निकाल फेंकेंगे। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री जनक राम ने निशाना साधा है। राहुल और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पूर्वजों ने देश की जनता को मूर्ख बनाकर लूटा और वही फॉर्मूला ये लोग अब बिहार में अपनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ऐसा होने नहीं देगी। माता पिता तो देश को मूर्ख बना करके बरसों बरसों तक लूटा। देखिए, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरफ से राहुल गांधी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, जिससे कि यह सवाल गहराता जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन बिना सीएम के चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेगा। इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर के जारी सस्पेंस पर सियासत भी खूब हो रही है कि जब बड़ा दुश्मन को हराना है तो छोटा दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ता है, छोटा दुश्मन से दोस्ती करना पड़ता है। सिद्दीकी साहब के बयान से एक बात तो स्पष्ट हो गई है, बिहार में राजद और उनके साथियों की राजनीतिक हालत और राजनीतिक हालात दोनों बहुत ही बुरी स्थिति में है। माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी या महागठबंधन कोई भी रणनीति बनाए, कोई भी बयान दे, जनता के बीच आप लोगों के बारे में नकारात्मक और अगंभीर राजनेता की जो छवि है उससे आप उबर नहीं सकते हैं। व्यापक स्तर पर देखने की जरूरत है और छोटे बड़े दल, तमाम दलों को मिलाकर एक व्यापक जनसमर्थन और लोकतंत्र की जो मूल है उस बात को हम पूरी तरीके से लागू कराएंगे। देखिए, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने पार्टी और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के मजबूती के लिए जो बातें कही है तो सही है कि बड़े दुश्मनों को हराने के लिए छोटे दुश्मनों
को साथ आना चाहिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। सिद्दीकी ने दरभंगा में कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी की बैठक के दौरान कहा कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मनों से दोस्ती करनी होगी। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं। सत्ताधारी दल इसे महागठबंधन की मजबूरी बता रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि महागठबंधन एकजुट है, सिद्दीकी के बयान का कोई मतलब नहीं है। सिद्दीकी साहब जितना हिंदू को ज्ञान दे रहे थे, उनको मुसलमानों को ज्ञान देना चाहिए, जबकि उन्होंने नहीं दिया। हिंदू जितना सहिष्णु है, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन हिंदू सहिष्णु है। देश का विभाजन धर्म के आधार पर होने के बाद भी हम संविधान को मानते हैं, तभी ये लोग इतना नंगा नाच देश में कर रहे हैं। और मुसलमान पहले अपने धर्म को मानता है, शरिया कानून को मानता है, उसके बाद वो संविधान को मानता है। उनको सिद्दीकी साहब को तो माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांगने के बजाय वह हिंदू समाज के ऊपर दबी बोल रहे हैं, धमका रहे हैं। ये कहीं चलता है क्या? आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हिंदुओं पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत सुलग गई है। पहले तो सिद्दीकी ने यह कहा कि हिंदुओं को सेकुलरिज्म समझाने की ज्यादा जरूरत है। फिर अपने बयान पर सफाई में सिद्दीकी ने हिंदुओं को उन्मादी बता दिया, जिस पर अब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने जोरदार पलटवार किया है। सरावगी ने कहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उल्टे वो हिंदुओं को उन्मादी बता रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का ठहराव रेलवे के द्वारा कराया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और माननीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी को हम संपूर्ण मिथिलावासी के तरफ से बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। अब देखिए, बात बारिश और बाढ़ की करते हैं तो झारखंड के कई ऐसे इलाके जहां पर बारिश लगातार हो रही है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसने लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा कर रखा है। कई जगह लोगों के आशियाने बारिश की भेंट चढ़ गए हैं, तो कहीं लोग अपने घर में जलकैदी को मजबूर हैं। झारखंड में बारिश कैसे आफत बनकर आसमान से बरस रही है, ये रिपोर्ट देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए, ये जो मलबा नजर आ रहा है, ये सिर्फ मलबा नहीं बल्कि किसी के सपनों का आशियाना था, जिससे आफत की बारिश ने मलबे में तब्दील कर दिया। ये घर था सुनीता देवी का, जो बोकारो के पेटरवार के कोह पंचायत में रहती हैं। इस घर में 21 सदस्य रहते हैं, लेकिन एक ऐसी बारिश आई जो उनके सपनों के आशियाने को 2 मिनट में तोड़कर चली गई। सिर्फ बोकारो की नहीं, गुमला से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां के भरनो प्रखंड के सुपाटू गांव के निवासी रमेश राम का घर भर कर गिर गया और 7 बकरियों की दबने से मौत हो गई। हालांकि गनीमत रही कि परिवार के किसी सदस्य को कोई चोट नहीं लगी। यहाँ जैसे बारिश हो रहा था लगातार, तो धीरे धीरे यहाँ मेरा जमीन है, पूरा पानी सामने गिर रहा था, तो पूरा हाल हो गया। तो मिट्टी का खंभा था, अब खंभा अचानक धीरे धीरे दब गया, तो ऊपर से ज़्यादा थोड़ा भारी पड़ा, तो एक खंभा गिरने पर पूरा दीवार को पूरा ये तोड़ दिया, तो सब ऊपर से ही गिरने लगा। राज्य में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका गुमला की नदियों पर भी असर दिख रहा है। जिले की नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कंस नदी पर बना डाढ़ा छड़दा हाई लेवल पुल पानी के दबाव के कारण ध्वस्त हो गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही पारस नदी पर बना पुल भी ध्वस्त हो गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल टूटने के कारण आवागमन बाधित हो गया है और लोगों को करीब
6 किलोमीटर दूर घूमकर आना जाना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भी इस बारिश के कारण परेशान हो उठे हैं। भी कठिन हो गया जाने आने में, तो इस तरह से हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि इस पुल को जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। लोहरदगा की शंख और कोयल नदी भी उफान पर है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिए लोहरदगा रांची मुख्य मार्ग पर बनी सोठियो नदी की पुराना पुलिया पर बैरिकेडिंग कर जवानों की तैनाती कर दी। इतना साल हो गया हम ऐसा बारिश नहीं देखे थे। हमारा धान का खेत में है सो पूरा पानी भर गया है। अभी ऐसा स्थिति है कि धान का कुछ कंसी तक भी नहीं, थोड़ा थोड़ा कंसी दिखाई दे रहा है। धनबाद में भी बारिश के कारण लोग जल कैदी बनने को मजबूर हैं। तस्वीर देखिए, नावाडीही के नंदन अपार्टमेंट की है, जहां लगातार हो रही बारिश ने करीब 250 लोगों को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया। बच्चों के लिए स्कूल जाना काफी परेशानी भरा है। यहां तक कि हालात ये हैं कि अपार्टमेंट की लिफ्ट भी पूरी तरह से पानी में डूब गई। वहीं बिजली मीटर में भी पानी भर गया है, जो किसी गंभीर हादसे की आशंका जता रहा है। वहीं लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। परेशानी तो बहुत है। अभी देखिए, मैं अपने प्रेग्नेंट वाइफ को डॉक्टर के पास ले गया था, फिर वैसे पानी में आप देखे हैं कि गाड़ी हमने कैसे घुसाया है, एक कमर भर पानी में, वैसे गाड़ी भी खराब होता है। 3 दिन से हो रही बारिश ने लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा दी। कहीं लोगों से उनके आशियाने छिन गए, तो कहीं उन्हें घर में ही कैद रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को अब बस इस आसमानी आफत के रुकने का इंतजार है, ताकि दोबारा से उनका जीवन पटरी पर आ सके। बोकारो से संवाददाता मृत्युंजय कुमार, गुमला से रूपेश भगत, लोहरदगा से आकाश साहू और धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा और इसे लेकर के पटना में भी बाजार गुलजार है। मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश उत्सव के मद्देनजर बाजार भी गुलजार नजर आ रहा है। भगवान गणेश की एक से बढ़कर एक प्रतिमा राजधानी पटना में नजर आ रही है। ये देखिए, हर तरह की जो मूर्ति है वो राजधानी पटना में भगवान गणेश की अंतिम स्वरूप में तैयार की जा रही है और जो मूर्ति कलाकार हैं अंतिम स्वरूप भगवान गणेश को देते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि गणेश उत्सव घर घर और पंडाल पंडाल में मनाया जाता है। कई घर के लोग अपने घर में गणेश उत्सव मनाते हैं और वो अपने मनपसंद की गणेश मूर्ति बाजार से खरीद कर ले जाते हैं। अंतिम स्वरूप दे रही है दीदी, कितने पीस बनाएंगे गणेश भगवान? 100 पीस बनाया होगा। 100 पीस। उम्मीद है कि बिक जाएगा इस बार? उम्मीद तो है, गणेश भगवान हर पूजा करने के लिए ले जा रहे हैं लोग ले जा रहे हैं। अभी से ही लोग खरीदारी, मौसम की वजह से खराब लगा कुछ, मौसम के कारण कम हो रही है, लेकिन लोग ले जाएंगे खरीद। हाँ, ले जाएंगे, विश्वास है कि होगा मतलब बिक्री। बिल्कुल, तो अब समय कम है और ऐसे में भगवान गणेश को अंतिम जो स्वरूप है वो दिया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि हर तरह की जो मूर्ति है भगवान गणेश की वो यहाँ तैयार की गई है और अभी से ही जो खरीदने वाले लोग हैं वो भी आने लगे हैं और अपने मन पसंदीदा भगवान गणेश की मूर्ति खरीद कर अपने साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि घर घर गणेश उत्सव मनाया जाता है। 10 दिनों तक लोग धूमधाम से अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं। स्थापना के लिए अभी से ही लोग गणेश भगवान की मूर्ति की खरीदारी कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।